विश्व युद्ध आई के पश्चिमी मोर्चे पर टैंक के नाटकीय परिचय के बाद विश्व की महान शक्तियों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि भविष्य में सशस्त्र युद्ध कैसा दिखाई देगा। वे जब प्रारंभिक भारी वाहन दुश्मन की खाइयों को पार कर रहे थे, इन्हें भारी टैंकों को भेदने के लिए उपयोग करने की सोची गई थी। वे अपनी मोटी कवच की सुरक्षा के साथ दुश्मन की रक्षात्मक स्थितियों पर पैदल सेना के साथ हमला करेंगे और उनकी विशाल आग्नेय शक्ति बंकरों और अन्य सशस्त्र वाहनों को नष्ट कर देगी। भारी टैंकों में युद्ध क्षेत्र पर तबाही मचाने की क्षमता थी और द्वितीय विश्व युद्ध के आगमन के साथ जर्मन उदाहरण जैसे कि टाइगर और पैंथर ने स्वयं को युद्धक वाहनों के इतिहास में लगभग पौराणिक स्थिति में परिणत कर लिया है। जैसे जैसे युद्ध खींचता गया, काफी अधिक शत्रु संख्या का सामना करते हुए जर्मन सेना ने भारी टैंकों पर और अधिक विश्वास किया, उम्मीद करते हुए कि उनकी प्रभावशीलता कम से कम संतुलन को बराबर कर देगी, और कई लड़ाइयों में ऐसा प्रतीत होता था। दूसरी ओर सोवियत संघ भारी टैंकों के मामले में सहयोगियों में सबसे उत्साही था, न केवल एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से भी। आज के एपिसोड में हम उन टैंकों को देखेंगे जिन्होंने सोवियत नेता स्टालिन का नाम लिया, जिन्हें अनुयायी स्टील का आदमी मानते थे। ये स्टालिन टैंकों की कहानी है, जिन्होंने सोवियतों की मदद से जर्मन आर्मर्ड को निष्प्रभावी बनाया और फासिस्टों को पराजय की ओर धकेल दिया। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। 1940 से 1941 के शीत युद्ध में खाई और अनिश्चित फिनिश सैनिकों से लड़ने के सोवियत अनुभव ने KV-2 भारी आक्रमण टैंक को KV-1 से विकसित करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम को प्रेरित किया। यह कल्पना की किसी भी सीमा से एक हताश उपाय था। KV-1 का वजन लगभग 45 टन था और इसमें एक 76.2 मिलीमीटर मुख्य बंदूक लगी थी। KV-2 ने KV-1 के बुर्जों को हटा दिया। इसके बदले में एक बड़े टॉवर को लगाया गया जिसमें एक 152 मिलीमीटर हॉवित्जर रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किलेबंदी स्थितियों को नष्ट करना था, लेकिन इसका उपयोग एंटी टैंक भूमिका में भी किया जा सकता था। इस विन्यास ने वाहन पर और 7 टन का वजन जोड़ दिया, जिससे इसका कुल वजन लगभग 52 टन हो गया। केवल संदर्भ के लिए, अमेरिकी M4 शेयरमैन KV-2 से लगभग 20 टन हल्का था। KV-1 और 2 क्लेमेंट वोरोशिलोव की देन थी, जो एक वरिष्ठ सोवियत सैन्य नेता और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने आशंकित स्टालिन के महान सफाई अभियानों को उन लोगों को हटाकर बच गए थे जो अनुग्रह से बाहर हो गए थे। लड़ाई के अंतिम चरण में उनके भारी टैंकों ने फिन्स के खिलाफ परीक्षण शुरू किए, जिन्हें यह झांत हुआ कि उनके पास इन बख्तरबंद दानवों को रोकने का कोई साधन नहीं था। प्रसिद्ध तरीके से फिनिश सैनिक आमतौर पर सिर्फ 2-3 गोलियां चलाकर पीछे हट जाते थे। अगर उन्हें सौभाग्यशाली हिट नहीं मिला तो गोला बारूद बर्बाद न होता। सोवियत अपने नए टैंकों से खुश थे। हालांकि सफलता के बावजूद वोरोशिलोव स्टालिन के अनुग्रह से बाहर हो रहे थे। उन्हें लाल सेना की प्रारंभिक विफलताओं के लिए दोषी माना जा रहा था। साथ ही टैंक अपनी कमियों को प्रदर्शित कर रहे थे। उदाहरण के लिए, अपने टॉवर जैसे टरेट के साथ KV-2 बहुत ऊपरी, भारी और खुरदरी जमीन पर अस्थिर था, जबकि पहले KV-1 की आलोचना इस तथ्य के कारण हुई कि इसकी लागत के बावजूद 70.2 मिलीमीटर बंदूक को नए सस्ते T-34 मध्यम टैंक पर लगाया जा सकता था और इसमें और निवेश करने का थोड़ा औचित्य प्रतीत होता था। इसलिए एक परियोजना शुरू हुई जिसमें KV-1 को उपगन किया गया, कुछ ऐसा जो तब और अधिक आवश्यकता में बढ़ गया जब जर्मन टाइगर्स ने पूर्वी मोर्चे पर अपनी शानदार शुरुआत की। नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टैंक विकसित करने का समय देने के लिए एक अस्थायी उपाय ने KV-1 को KV-80 5 मानक में संशोधित किया, जिसमें पतवार को चौड़ा किया गया था ताकि एक बड़े टरेट को समायोजित किया जा सके।
जिसमें अधिक आर्मर सुरक्षा थी और इसमें 85 मिलीमीटर मुख्य बंदूक लगाई गई थी। 145 ऐसे टैंक निर्मित किए गए थे और आग्नेयास्त्र की शक्ति बढ़ाने के लिए और प्रयास किए गए थे, क्योंकि फिर से सस्ते T-34 को अब 85 मिलीमीटर की बंदूक से भी लैस किया गया था। आगे के विकास में छोटी और लंबी नाली वाली बंदूकों की फिटिंग देखी गई, लेकिन केवी लाइन का अंत होने वाला था। युद्ध के इस शुरुआती मोड़ पर भी यह जल्दी से महसूस किया जा रहा था कि विशिष्ट भूमिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के टैंक सोवियत उद्योग और लाल सेना की आपूर्ति श्रृंखला पर महत्वपूर्ण मांगें रख रहे थे। इस प्रकार विचार एक यूनिवर्सल टैंक विकसित करने की ओर मुड़ने लगे, जो एक ही खोल में मध्यम और भारी टैंकों दोनों की कई आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मूल रूप से आज के मुख्य युद्ध टैंक की अवधारणा का आधार बनाते हुए। 1941 के अंत में एसकेबी डिजाइन ब्यूरो ने KV-13 टैंक का डिजाइन किया, जिसका उद्देश्य T-34 और KV-1 की जगह उत्पादन लाइनों पर उत्पादन करना था, और इसे KV-1 चेसिस पर विकसित किया गया था। दोनों प्रोटोटाइप्स में कई मैकेनिकल समस्याएं थीं, जिन्हें हथियार को व्यवहार्य बनाने से पहले हल करना था, इसलिए परीक्षण रोक दिया गया। हालांकि फिर यह निर्णय लिया गया कि KV-13 के धड़ के साथ स्टॉप गैप KV-88 के 3 मनुष्य टॉवर को शामिल किया जाए। यह वाहन अत्यंत संतोषजनक था। सीमित उत्पादन के लिए आदेश दिए गए, लेकिन वेरशालोव की लेनिनग्राद घेराबंदी के संचालन के कारण स्टालिन के साथ अधिक अनुप्रियता के चलते नया नामकरण आवश्यक था। सोवियत रूस की राजनीतिक उठापटकों में आगे बढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका स्टालिन की वैनिटी को अपील करना था, इसलिए टैंक का नाम जोसेफ स्टालिन या IS-1 उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी के आधार पर रखा गया। 46 टन IS-1 KV-2 पूर्ववर्ती की तुलना में भारी कवच और उन्नत कवच अनुप्रयोग की वजह से अधिक सुरक्षित हुआ। हालांकि गतिशीलता में समझौता करना पड़ा। इसकी अधिकतम गति 23 मील प्रति घंटा थी, T-34 की अपेक्षा 10 मील कम, जिससे इसे आगामी लड़ाई में साझा करना पड़ेगा। हालांकि IS-1 ने अपने पूर्ववर्तियों से एक पुरानी घातक खामी को विरासत में पाया था कि इसमें अभी भी T-34 के समान ही आयुध था, और इसलिए लगभग तुरंत ही स्टालिन टैंक को उच्च क्षमता वाले आयुध से लैस करने का काम शुरू किया गया। सौभाग्य से KV-88 टॉवर पर्याप्त विशाल था, जिसमें बड़े कैलिबर के हथियारों को शामिल किया जा सकता था, और 2 को प्रोटोटाइप्स में परीक्षण के लिए चुना गया था। एक था एक 100 मिलीमीटर BS-3 गन, जो पहले से ही SU-100 टैंक विध्वंसक पर इस्तेमाल की जा रही थी और जिसकी कवच भेदन क्षमता उत्कृष्ट थी, जबकि दूसरी नवविकसित 122 mm A-900 गन थी। अंततः A-19 ने जीत हासिल की, क्योंकि यह नवीनतम टैंक और तोड़ने की क्षमता वाले दोनों भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वगोल हथियार था, जिसे नए टैंक के लिए अधिकतम प्राथमिकता के रूप में माना गया था, बजाय केवल भारी जर्मन कवच के साथ युद्ध करने के। IS-1 का उत्पादन 1923 के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें वर्ष के अंत तक 7वां 70 निर्मित हुए। हालांकि अधिक शक्तिशाली IS-2 संस्करण पर स्विच करने के निर्णय का मतलब था कि इन वाहनों को मोर्चे की पंक्तियों पर अपनी उपस्थिति झांत करने से पहले फैक्ट्री में वापस भेजा जाना था, ताकि उन्हें पुनर्निर्मित किया जा सके। कॉमरेड स्टालिन अपने नाम वाले हथियार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि इस टैंक के साथ सोवियत युद्ध जीतेंगे। एक 1923 के अंत में IS-2 का उत्पादन शुरू हो गया था और फरवरी 1954 में पहली भारी टैंक रेजिमेंट का गठन हुआ। टैंक की उच्च अपेक्षाओं को देखते हुए इसे प्रारंभ में एलीट गार्ड इकाइयों को जारी किया गया था और एक विशिष्ट रेजिमेंट में 5 टैंकों की 4 कंपनियां शामिल थीं। IS-2 ने अप्रैल 1954 में युद्ध में प्रवेश किया, जब नवगठित 11वीं अलग गार्ड इकाइयों ने यूक्रेन के तारानोपोल के पास 503वीं हैवी पैंजर बटालियन के जर्मन टाइगर टैंकों से लड़ाई लड़ी। लड़ाई में जर्मनों ने IS-2 को नष्ट किया था, उससे पहले सोवियतों ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। यह लड़ाई ने जर्मनों को टैंक के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया, लेकिन वे इसके खतरे की सराहना लगभग 1 महीने बाद करेंगे, जब सोवियत ने ओज से रोमानियाई शहर तुर्गुल पर आक्रमण किया। नए दुश्मन से अभी भी अनजान जर्मन टाइगर चालक दल हैरान थे, जब उन्होंने पाया
कि वे अपनी 88 मिलीमीटर बंदूकों से 3 किलोमीटर दूर से सोवियत भारी टैंकों पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके गोले IS-2 के भारी कवच से टकराकर वापस आ रहे थे। उन्हें बहुत करीब जाना पड़ा ताकि उनके गोले प्रभावी हो सकें और 3 IS-2s को नष्ट कर सकें। जर्मन बंदूकें जैसे कि 88 सही परिस्थितियों में IS-2 के कवच को भेद सकती थीं, लेकिन उनके पास IS-2 की 122 मिलीमीटर बंदूक की तुलना में कुछ भी नहीं था। जबकि एक शक्तिशाली एंटी टैंक हथियार, यह सीधे आग समर्थन भूमिका में था, जहां उच्च विस्फोटक गोले दुश्मन की स्थितियों पर फेंकने में यह वास्तव में चमकता था। कारण सरल था। जर्मन के टाइगर एक और पैंथर्स 9 और 4 किलोग्राम विस्फोटक गोली दाग सकते थे, वहीं IS-2 2-5 किलोग्राम की गोली वापस कर रहा था। IS-2 के उच्च विस्फोटक विरोधी टैंक गोले अन्य वाहनों से लड़ने के लिए थे, और वे यहां तक कि जर्मन सेना द्वारा मैदान में उतारे गए पुराने पैंजर्स को भी मौत का झटका देने में सक्षम थे। हालांकि इस शानदार आग्नेयास्त्र के साथ एक गंभीर कमी थी, अर्थात एक भयानक रूप से कम फायर दर। गोले और प्रोपेलेंट को बंदूक में अलग से लोड किया जाना था और वे भारी और संभालने में कठिन थे। सबसे मजबूत और कुशल लोडर्स को भी इस कार्य को करने में 20 से 30 सेकंड लगते हैं, जो दुश्मन के कवच आने के समय अनंत काल समान होता है। हालांकि IS-2 के चालक दल इस तथ्य में सांत्वना लेते थे कि एक बार लोड हो जाने के बाद जिस पर वे निशाना लगा रहे थे वह आमतौर पर नष्ट हो जाता था, और उनका अग्र बख्तर इतना मजबूत था कि वह बहुत सारी सजा को सहन कर सकता था। IS-2 के चालक दल के लिए एक और समस्या यह थी कि अक्सर 122 मिलीमीटर के गोले समाप्त हो जाते थे, जबकि 85 मिलीमीटर बंदूक से लैस T-34 के लिए लाखों गोले उपलब्ध थे। युद्ध क्षेत्र में दिखाई देने वाले IS-2 की बढ़ती संख्या प्रसिद्ध जर्मन जनरल हाइंज गुडेरियन के लिए बढ़ती चिंता का स्रोत थी, जो स्वयं बख्तरबंद युद्ध करने के लिए महान सैन्य योजनाकारों में से एक थे। उन्होंने नए सोवियत भारी टैंक के खिलाफ लड़ाई का सारांश देते हुए लिखा कि हमें हर स्टालिन के लिए एक पूरी प्लाटून के टाइगर्स की जरूरत होती है। यह नाटकीय परिवर्तन था, टाइगर्स के मध्यम टैंकों की बड़ी संख्या के प्रति असरकारकता और युद्ध के अंत तक उनकी प्रभावशीलता को मानते हुए। उनकी भावनाएं पैंजर सैनिकों के लिए नोट्स नामक जर्मन मैनुअल में विस्तारित की गई थीं, जिसमें लिखा गया कि स्टालिन टैंक को उड़ाया जा सकता है, लेकिन लंबी दूरी पर सामने के कवच को पार करना बहुत कठिन है। स्टालिन टैंकों को जहां भी संभव हो पंखों या पीछे से लगाया जाना चाहिए और केंद्रित आग से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। स्टालिन टैंकों का सामना किसी भी परिस्थिति में टाइगर्स द्वारा ट्रूप स्ट्रेंथ से कम में नहीं किया जाना चाहिए। एकल टाइगर्स का उपयोग उनके विनाश का निमंत्रण है। हालांकि जर्मन IS-2 द्वारा प्रदान की गई आग्नेयास्त्र और सुरक्षा से प्रभावित थे, उन्हें नए सोवियत टैंक की युद्ध क्षेत्र पर गतिशीलता से कम प्रभावित किया गया था, जिसने उन्हें भारी लक्ष्य बना दिया था, जिन्हें एक बार स्थिति में आने पर टैंकों या तोपखाने से गोले से पीटा जा सकता था। दर्दनाक रूप से धीमी गोलीबारी की दर ने भी चालक दल के लिए समस्या को बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि गोलीबारी करते समय सटीकता और उस घातक प्रहार को देना उच्च प्राथमिकता का था। फिर भी जर्मन टैंक एसएस ने देखा कि शुरुआती दिनों में IS-2 रेजिमेंट्स के पास अपने नए हथियार का पूरा लाभ उठाने की आवश्यक कौशल की कमी थी। अनुभव के साथ यह बदल जाएगा, लेकिन इस बीच कई IS-2 को इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने और इसकी कमजोरियों को दूर करने की अक्षमता के कारण खो दिया गया। उनके कभी घातक टाइगर के स्पष्ट वशीकरण ने जर्मनी में एक और अधिक शक्तिशाली उत्तराधिकारी के विकास को प्रेरित किया। मित्र देशों द्वारा किंग टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले टाइगर टाई भारी IS-2 से भी वजनी थे, लगभग 70 टन के आसपास। सामने 185 मिलीमीटर की ढलान वाली कवच ने इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया और इसे अपने पूर्ववर्ती की 88 मिलीमीटर बंदूक के सुधारित संस्करण से लैस किया गया था। अपने पूर्वज की तरह टाइगर II ने सभी वर्गीकरणों के टैंकों के झुंडों को नष्ट कर दिया जहां भी इसे तैनात किया गया था। इसमें सोवियत समकक्षों के साथ एक कमजोरी थी कि इसकी सुरक्षा और आग्नेयास्त्र क्षमता मोबिलिटी पर आधारित थी और तेजी से बदलते पूर्वी मोर्चे पर इसे कई बार छोड़ना पड़ा क्योंकि यह पीछे हटते जर्मन बलों के साथ बने रहने में असमर्थ था। फिर भी सोवियत अपने IS-2 के साथ निष्क्रिय नहीं थे। जैसे ही वह लड़ाई में प्रवेश कर रहा था,
एक अधिक उन्नत हथियार पहले से विकासाधीन था। IS-3 में कई सुधारित विशेषताएं शामिल थीं। सबसे उल्लेखनीय इसका अर्धगोलाकार टॉवर और इसका पाइक नाक वाला आगे का पतवार था। दोनों ने अधिक वजन जोड़े बिना कवच संरक्षण में सुधार किया। तीसरे संस्करण के विकास में देरी के चलते स्टालिन द्वारा भविष्यवाणी की गई IS-2 युद्ध समाप्त करने में सहायक होने की उम्मीद कम हुई। अब नए टाइगर II के परिचय के साथ दो पूर्वी मोर्चे के हैवीवेट्स के बीच बेहतर टैंक का निर्धारण करने के लिए एक मुकाबला तैयार था। वह लड़ाई अगस्त 1954 में पोलैंड में शुरू हुई, सैंडोमियर्स ब्रिजेड के साथ, जब जर्मन 501वीं हैवी पैंजर बटालियन सोवियत सेनाओं पर हमला किया। 13 अगस्त को 71वीं स्वतंत्र हैवी टैंक रेजिमेंट के 11 IS-2 को 14 टाइगर IIs ने हमला किया, जो 600 मीटर के भीतर आ गए थे, जिस बिंदु पर 88 मिलीमीटर जर्मन तोपें IS-2 की मोटी कवच को खतरा पहुंचाने में सक्षम थीं। मुठभेड़ के अंतिम गणना अनुसार 4 टाइगर 2 नष्ट और 7 क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 3 IS-2 नष्ट और उतने ही क्षतिग्रस्त हुए, वास्तविकता के निकट। हालांकि युद्ध का एक परिणाम निर्विवाद है, अर्थात नुकसान जर्मनों के लिए सोवियतों की तुलना में कहीं अधिक पीड़ादायक थे, क्योंकि जबकि लाल सेना अंततः 3854 IS-2 को मैदान में उतारेगी, जर्मन केवल 489 टाइगर IIs ही प्राप्त कर पाएंगे। 1945 के आगमन के साथ नाजी जर्मनी अब अपनी मृत्यु की गिरफ्त में था और हर संघर्ष के साथ सोवियत 85 मिलीमीटर बंदूक से लैस T-30S के सैकड़ों पर बुला सकते थे, जिन्हें कठिन मार करने वाले IS-2 द्वारा समर्थन प्राप्त था। किसी भी टैंक के बीच की लड़ाई में सोवियत पक्ष को स्पष्ट रूप से फायदा होता था, जिन्हें भारी हवाई कवर का भी आनंद मिलता था। इस बीच IS-2 की आग समर्थन भूमिका का महत्व बढ़ गया, क्योंकि लाल सेना ने कस्बों और शहरों से खाई में बैठे जर्मन रक्षकों को साफ किया, जब तक कि मध्य अप्रैल तक वे बर्लिन की ओर बढ़ते हुए हिटलर के सामने के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। IS-2 जर्मन राजधानी के लिए कड़वी और क्रूर लड़ाई में गहराई से शामिल थे। अक्सर 4 के समूहों में समर्थन पैदल सेना के साथ संचालित होते थे। उनके 122 मिलीमीटर उच्च विस्फोटक गोले तीसरे रैच की राजधानी के मलबे में छिपे जर्मन बलों को दबाने में सक्षम थे। उन अंतिम हताश दिनों में 12 वर्ष के युवा लड़कों को अक्सर मृत सैनिकों से लिए गए ढीले ढाले जर्मन वर्दी दी जाती थी और शहर की रक्षा में धकेल दिया जाता था। कोई सिर्फ कल्पना कर सकता है कि सशस्त्र गोलियतों को अपनी स्थिति की ओर बढ़ते और इमारतों को एक बार में ध्वस्त करते हुए देखकर उन्हें कितना भय हुआ होगा। जर्मनों ने अपनी राजधानी की रक्षा में उग्र प्रतिरोध किया, पर यह उन्हें बचाने में असमर्थ रहा। युद्ध के अंतिम घंटों में IS-2 टैंकों ने राइचस्टैग इमारत को उड़ा दिया, इससे पहले कि सोवियत सैनिकों ने 2 मई 1945 को अपना झंडा विजयी रूप से फहराया, जिससे यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। IS-3 द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई से बस चूक गया था, लेकिन इसने सोवियतों को 7 अगस्त 1945 को बर्लिन में विजय परेड के दौरान टैंक को दिखाने से नहीं रोका। सोवियत भारी टैंकों से पश्चिमी सहयोगियों को प्रारंभ में आश्चर्य हुआ, लेकिन मास्को और वॉशिंगटन के संबंधों के खराब होने के साथ IS-2 और IS-3 को पश्चिमी सेनाओं ने गंभीर खतरा मानना शुरू कर दिया। ब्रिटिश आर्मर्ड प्रशिक्षण मैनुअल्स ने जर्मन युद्धकालीन इच्छाओं की अनुकरण की स्टालिन टैंकों के प्रति, जबकि नए भारी टैंक जैसे अमेरिकी M103 और ब्रिटिश चैलेंजर उनका सामना करने के लिए विकसित किए गए। दोनों 120 मिमी बंदूक संग्रहित थे। IS-2 और 3 दोनों को उन्हें प्रासंगिक रखने और 1960 के दशक तक सेवा में बनाए रखने के लिए उन्नत किया गया था। चीन ने IS-2 की कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा, जबकि मिस्र ने इजराइल के खिलाफ युद्धों में उपयोग के लिए IS-3 प्राप्त किए। कागज पर इजराइल के कई मध्यम टैंकों की तुलना में लाभ होने के बावजूद IS-3 का प्रदर्शन कुशल इजरायली टैंक चालक दलों के खिलाफ खराब रहा। सोवियत निर्मित भारी टैंक रेगिस्तानी अभियानों के लिए भी खराब रूप से अनुकूल था। सोवियत इंजीनियरों ने IS श्रृंखला के उत्तराधिकारी डिजाइन किए और आशाजनक डिजाइन और प्रोटोटाइप IS नामांकन प्राप्त हुए। IS-4 एक सुधारित IS-2 था, जिसके पास अधिक कवच था, लेकिन गतिशीलता के कम होने के कारण इसका उत्पादन सीमित रहा। IS-3 का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका था और युद्ध के अंत ने आगे के निवेश को नकार दिया।
कई प्रोटोटाइप और कागजी टैंक बाद में आए, लेकिन IS-10 तक कोई उत्पादन वाहन नहीं बनाया गया किसी तरह। जब तक IS-10 को 1953 में सेवा में लाने के लिए तैयार किया गया, तब तक स्टालिन का निधन हो चुका था, जिससे सोवियत संघ के कई लोगों को राहत मिली। लगभग एक चौथाई सदी के तानाशाह से मुक्त होने के बाद नई शासन व्यवस्था उसके युग से जितना संभव दूरी बनाना चाहती थी। वोरोशिलोव के स्टालिन के पक्ष से बाहर होने और उनके नाम को भारी टैंकों से हटाने के बाद अब स्टालिन का नाम भी भारी टैंकों से हटा दिया गया है। IS-10 अब केवल T-10 के रूप में जाना जाता है। इसी में स्टालिन टैंकों की कहानी समाप्त होती है। कृपया अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को पसंद करना और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।